देश की आजादी के सबसे बड़े खेल सुधार 1 जनवरी 2026 से धीरे धीरे लागू होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकार वर्ष 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट लेकर के आई थी, जिसे सरकार ने 18 अगस्त 2025 को अधिसूचित कर दिया था। अब इसका आंशिक रूप से क्रियान्वयन 1 जनवरी 2026 से धीरे धीरे होगा और फेज वाइज इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिन धाराओं को आज से लागू किया जा रहा है, वो धाराएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी हुई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किन राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की स्थापना की गई है, किस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से बनाने की कोशिश की गई है ताकि भारत में खेलों की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। जो सबसे बड़ा सुधार किया गया है वो सुधार है राष्ट्रीय खेल बोर्ड के रूप में। राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया गया है और इसके अधिकारों को इस प्रकार से तय किया गया है कि कोई भी खेल समिति या खेल महासंघ एक स्वच्छंदता के रूप में काम न कर सके, स्वतंत्रता के रूप में तो काम कर सके, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में तो काम कर सके, लेकिन स्वच्छंद न हो, यानी तरीकों से ही काम कर सके। तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से और इसमें 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। किनके द्वारा नियुक्ति होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी जो नियुक्ति करेगी वो वस्तुतः एक खोज और चयन समिति होगी जो कुछ नामों को इनको सुझाएगी। उन्हीं नामों में से सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। तो 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये दोबारा चुने जाने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष तक ही ये अपने पद पर रहेंगे। इसके सबसे बड़े अधिकार क्या हैं? जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको हम अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरी तरह से करवा देगा। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके साथ ही अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में भी ये जो फीस है 24,999 की, इसमें भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही में उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। साथ ही जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अपने आप में ये एक संपूर्ण, एक तरह से एक पूरी तरह से आपकी जीएस की तैयारी करवाने वाला संपूर्ण पैकेज है, पूरी तरह से एक इंपॉर्टेंट पैकेज है। तो इससे जुड़िए, सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। अब हमने राष्ट्रीय खेल बोर्ड की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको जानना है और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड होगा वो वस्तुतः अलग अलग जो खेल महासंघ है उनको मान्यता देने का हक होगा, इसको मान्यता देने का अधिकार होगा, यानी उनके एफिलिएशन का अधिकार इसके पास रखा गया है। साथ ही ये अलग अलग खेल महासंघों की वित्तीय निगरानी भी करेगा, उनकी वित्तीय मॉनिटरिंग भी करेगा और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ अगर उनके शासन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसको दंड देने का भी अधिकार होगा, यानी इसके अधिकारों को व्यापक बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अधिकारों को आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे संघ हमारे यहाँ हुआ करते थे, किसी पर्टिकुलर नाम को लेना ठीक नहीं है, जिनके कार्यप्रणाली में एक स्वच्छंदता नजर आती थी। कई बार ऐसा लगता था कि क्या देश का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता है, तो वह वो चीज सरकार को कहीं ना कहीं दिमाग में रही होगी। तो मान्यता यहीं से मिलेगी और साथ ही वित्तीय निगरानी भी होगी। ठीक से काम नहीं किया, गड़बड़ी की, तो दंड देने का भी अधिकार राष्ट्रीय खेल बोर्ड को होगा। साथ ही जिन खेल संघों को मान्यता दी जाएगी उन्हीं को सरकारी फंड मिलेगा। इस प्रकार से सरकारी फंड उनको नहीं मिलेगा अगर राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता प्रदान नहीं, मान्यता हासिल नहीं की गई है। तो इसके अधिकारों को व्यापक बनाया गया है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कई बार खेल से संबंधित बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता था, लेकिन सामान्यतः उनके विवादों का निपटारा सामान्य जो हमारे फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय हैं उन्हीं के माध्यम से उनका
विवाद का निपटारा होता था। अब क्या है, अब खेल के जो मामले होते हैं उनकी प्रकृति कई बार बहुत डिफरेंट होती है, तो उनके संबंध में जो विवाद होंगे, खेल के संबंध में जो विवाद होंगे, उसका निपटारा कौन करेगा? एक राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल करेगा। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा और इनकी जो अधिकतम आयु होगी कार्यकाल की वो 67 वर्ष रखी गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं आप देख सकते हैं, इनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय खेल निकाय जो अलग अलग होंगे उन पर भी ये अधिनियम लागू होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल निकायों में आप देखेंगे एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति भी है, अलग अलग राष्ट्रीय खेल महासंघ है और क्षेत्रीय महासंघ भी है। राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ साथ जो क्षेत्रीय महासंघ है वो भी हमारे यहाँ है। तो इन सारी जो भी समिति, संघ और महासंघ है, इनकी जो कार्यकारिणी समिति होगी उस कार्यकारिणी समिति में 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्य की इनकी व्यवस्था की गई है और इन 15 सदस्यों में से कम 2 सदस्य किससे संबंधित होंगे? क्षेत्र खेल से संबंधित होंगे, जो खेल के मामलों में विशेषज्ञता रखते हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो खिलाड़ी होंगे, जो पूर्व खिलाड़ी होंगे, और ये खिलाड़ी किस प्रकार के होंगे? ये खिलाड़ी मेरिटधारी खिलाड़ी होंगे और मेरिटधारी खिलाड़ी की भी एक कैटेगरी बनाई गई है, उसके लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि मेरिटधारी खिलाड़ी की भी एक शर्तें रखी गई है। साथ ही जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में आपको बताया गया था, उसके भी जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वो ऐसे सदस्य होंगे जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, खेल एडमिनिस्ट्रेशन में, खेल प्रशासन में और खेल कानून में इनमें एक विशेषज्ञता हासिल हो। यहां पर भी आप देखेंगे कि कार्यकारिणी समिति में जो 2 खिलाड़ी निर्धारित किए गए हैं, मेरिटधारी खिलाड़ी है और उनकी भी शर्तें यहां पर तय की गई हैं। तो इस बात को भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनाव के संदर्भ में बात करें तो इनके चुनाव को भी रेगुलेट करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल होगा और ये पैनल इनके चुनाव की निगरानी करेगा, चुनाव को निर्देशित करेगा ताकि इनके चुनाव में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके अलावा जो मेरिटधारी खिलाड़ी होगा उसके लिए क्या शर्तें तय की गई हैं? अगर कोई भी व्यक्ति प्रशासन में आना चाहता है, अलग अलग जो समितियां हैं उनकी कार्यकारिणी समितियों में शामिल होना चाहता है, खेल प्रशासन में शामिल होना चाहता है, तो उसके रिटायरमेंट के कम से कम 1 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। यानी अगर प्रशासन में शामिल होना चाहते हैं तो आपके रिटायरमेंट के कम से कम 1 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। साथ ही अगर कोई ओलंपिक समिति में शामिल होना चाहता है, उसकी कार्यकारिणी समिति में शामिल होना चाहता है, तो ऐसे खिलाड़ी को कम से कम 1 ओलंपिक पदक उसने हासिल किया हो या 1 ओलंपिक में कम से कम 1 ओलंपिक में उसने भाग लिया हो, ये उसकी शर्तें हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेल महासंघ के प्रशासन में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि वो खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित हो या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित होने के अलावा या उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई पदक हासिल किया हो। तो इस प्रकार की शर्तें तय कर दी गई हैं ताकि एक पूरी मेरिट के हिसाब से ही कार्यकारिणी समिति में किसी भी खेल से संबंधित एक मेरिटधारी खिलाड़ी शामिल हो सके, उसकी विशेषज्ञता का फायदा प्रशासन के अंतर्गत हो सके। तो इस प्रकार के प्रशासनिक और संस्थागत परिवर्तन इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से लाए जा रहे हैं, जो कि भारत में खेल से संबंधित व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है राष्ट्रीय खेल बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 5, 7, 3 या 10? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।